बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, आज की इस वीडियो में हम कंसोलिडेशन की टॉपिक से पर्टेनिंग FER2 का आईकेप के एक पास पेपर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारे पास ऑटम 2020 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 5 है। 19 मार्क की वेटेज है सवाल की। तो रीड करते हैं सवाल को। सबसे पहले मैं सवाल की रिक्वायरमेंट देखता हूँ। तो रिक्वायरमेंट में कहता है, प्रिपेयर ML कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। 31 दिसंबर 2019 हमारा ईयर एंड है और हमें कंसोलिडेटेड PNL और कंसोलिडेटेड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ड्रॉ करना है। सवाल की इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं। तो कहता है, द फॉलोइंग अमाउंट्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ मंजिल लिमिटेड, हिम्मत लिमिटेड एंड कोशिश लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। हमारे पास तीन कंपनीज मंजिल लिमिटेड, हिम्मत लिमिटेड और कोशिश लिमिटेड का ईयर एंड 31 दिसंबर 2019 की रिकॉर्ड्स में कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। हमारे पास पीएनएल की चीजें आ रही हैं, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अदर इनकम एंड फाइनेंस कॉस्ट। और हमारे पास रिटेन अर्निंग्स एज ए 31 दिसंबर 2019, यानी कि हमारे पास ईयर एंड 31 दिसंबर 2019 पे रिटेन अर्निंग्स के नंबर अवेलेबल है तीनों कंपनीज के, एमएल, एचएल और केएल। अब हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहता है कि डिटेल ऑफ एमएल इन्वेस्टमेंट्स आर एस फॉलो। डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 अगस्त 2015, 25% शेयर होल्डिंग, केएल 400 मिलियन का शेयर कैपिटल, ₹10 ईच। देखिए, हमारे पास एमएल के पास, मंजिल लिमिटेड के पास, कोशिश लिमिटेड, केएल की 25% शेयर होल्डिंग है, यानी कि ये इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है। और ये इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट हमने एक्वायर की है 1 अगस्त 2015 पे। अच्छा, कोशिश लिमिटेड का 400 मिलियन का शेयर कैपिटल है और एक शेयर की पार वैल्यू ₹10, यानी कि 40 मिलियन शेयर है। और दूसरा 1 मई 2019 पे हमने 60% शेयर होल्डिंग एक्वायर की है हिम्मत लिमिटेड, एचएल की। और एचएल का शेयर कैपिटल 600 मिलियन, यानी कि 60 मिलियन नंबर ऑफ शेयर है। तो बेसिकली यहाँ पे एमएल जो है मंजिल लिमिटेड पेरेंट कंपनी है, एचएल हिम्मत लिमिटेड सब्सिडरी है और केएल हमारी जो है एसोसिएट है। 31 दिसंबर 2019 हमारा ईयर एंड है। हमने एसोसिएट को तो 1 अगस्त 2015 पे एक्वायर किया है, लेकिन सब्सिडरी को 1 मई 2019 पे एक्वायर किया, यानी कि हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर सब्सिडरी की एक्विजिशन हुई है। पॉइंट नंबर 2 में कहता है, कंसिडरेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ एचएल शेयर कंप्राइजेस ऑफ द फॉलोइंग। सब्सिडरी के शेयर्स एक्वायर करने के लिए हमने ये कंसिडरेशन पे की है। Transfer of ML building having carrying value and fair value of 150 million and rupees 226 million respectively at the acquisition date. The disposal of the building has been recorded at the carrying amount. सर, पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के 60% शेयर एक्वायर करने के लिए एक बिल्डिंग ट्रांसफर की है। बिल्डिंग की कैरिंग वैल्यू 150 मिलियन, फेयर वैल्यू 226 मिलियन है एक्विजिशन डेट पे। और हमने इस बिल्डिंग की डिस्पोजल को कैरिंग वैल्यू पे रिकॉर्ड किया, यानी कि बिल्डिंग की डिस्पोजल के ऊपर कोई गेन या लॉस रिकॉर्ड नहीं किया। सेकेंडली हमें कहता है कि इशुएंस ऑफ 16 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ एमएल आफ्टर 1 मंथ ऑफ एक्विजिशन। द मार्केट प्राइस ऑफ एमएल शेयर एट द डेट ऑफ एक्विजिशन वाज 30। हाउएवर मार्केट प्राइस इंक्रीज टू ₹32 व्हेन द शेयर्स वर इशूड। इसके अलावा आपने मंजिल लिमिटेड के 16 मिलियन शेयर्स इशू करने एज अ कंसिडरेशन आफ्टर दी 1 मंथ ऑफ एक्विजिशन। जिस वक्त एक्विजिशन हुई उस वक्त शेयर्स की वैल्यू 30 थी और एक महीने बाद शेयर्स की प्राइस 30 से बढ़कर 32 हो गई है। तो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली दो कंसिडरेशन है, एक कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है और एक शेयर एक्सचेंज ट्रांजेक्शन है। फिर पॉइंट नंबर 3 में कहता है, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एचएल कैरिंग वैल्यू ऑफ इट्स नेट एसेट वाज इक्वल टू द फेयर वैल्यू एक्सेप्ट द फॉलोइंग। जिस वक्त पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को एक्वायर किया उस वक्त सब्सिडरी के नेट एसेट्स की कैरिंग वैल्यू फेयर वैल्यू बराबर थी, इन दो एक्सेप्शंस के अलावा। पहली एक्सेप्शन में कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हुज फेयर वैल्यू एक्सीडेड इट्स कैरिंग वैल्यू बाय ₹60 मिलियन। द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द प्लांट ऑन एक्विजिशन डेट वाज 8 इयर्स। जिस वक्त पेरेंट ने सब्सिडी को एक्वायर किया तो सब्सिडी के पास एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जिसकी फेयर वैल्यू कैरिंग वैल्यू से 60 मिलियन ज्यादा है और डेट ऑफ एक्विजिशन पे इस प्लांट की जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है वो 8 इयर्स है। A contingent asset of 50 million was disclosed in actual financial statement which had an estimated fair value of 15 million at year end. This contingent asset is disclosed in actual financial statement at 46 million. पर जब आपने सब्सिडी को एक्वायर किया तो सब्सिडी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक कंटिजेंट एसेट डिस्क्लोज था 50 मिलियन का, इसकी फेयर वैल्यू थी 15 मिलियन और ईयर एंड तक इस कंटिजेंट एसेट को डिस्क्लोज किया गया है 46 मिलियन पे। ठीक है सर। पॉइंट नंबर 4 में कहता है, impairment test carried out at year end has indicated that goodwill of HL has been impaired by 10%. सब्सिडरी की हिम्मत लिमिटेड की जो भी गुडविल है वो ईयर एंड पे 10% से इंपेयर हो गई है। पॉइंट नंबर 5, ऑन 15 अगस्त 2019 HL and KL paid 5% dividend for the half year ended 30 जून 2019. ML recorded its share as other income. सर, 15 अगस्त 2019 पे सब्सिडरी और एसोसिएट दोनों ने 5% का हाफ ईयरली डिविडेंड दिया है और जो भी मंजिल लिमिटेड पेरेंट को डिविडेंड मिला है उन्होंने एज अ अदर इनकम रिकॉर्ड कर लिया है। पॉइंट नंबर 6, ऑन 30 जून 2019
KL sold a machine having a carrying value of 60 million to ML for rupees 68 million. The remaining useful life of the machine at the time of disposal was 5 years. साल के दरमियान में 30 जून 2019 पे केएल ने एमएल को एक मशीन सेल की है जिसकी कैरिंग वैल्यू 60 और सेल की है 68 मिलियन पे। और जिस वक्त ये एसोसिएट ने पेरेंट को मशीन सेल की है उस वक्त मशीन की जो रिमेनिंग लाइफ है वो 5 साल है। पॉइंट नंबर 7, on 15 November 2019, HL and KL purchased 6 lakh and 4 lakh ordinary shares of Jazwa Limited respectively at a price of 150 each plus 2% transaction cost. HL and KL classified the investment as financial asset at fair value through other comprehensive income. These investments have not been remeasured at year end. Market price of JL share was rupees 138 at year end and total share capital of JL consists of 20 million shares. कहता है कि 15 नवंबर 2019 यानी कि ड्यूरिंग द ईयर हमारी सब्सिडरी हिम्मत लिमिटेड, हमारी एसोसिएट कोशिश लिमिटेड दोनों ने एक तीसरी कंपनी जज्बा लिमिटेड के 6 लाख और 4 लाख शेयर एक्वायर किए। किस प्राइस पे एक्वायर किया सर? 150 की प्राइस पे एक्वायर किए और 2% की ट्रांजेक्शन कॉस्ट है। सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी दोनों ही इस इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे मेजर करेगी और इस इन्वेस्टमेंट को ईयर एंड पे रीमेजर नहीं किया गया, यानी कि हम रीमेजर कर रहे होंगे। ईयर एंड पे जज्बा लिमिटेड की शेयर्स की वैल्यू 138 है और जज्बा लिमिटेड का जो टोटल शेयर कैपिटल है वो 20 मिलियन है। पॉइंट नंबर 8, एमएल मेजर्स द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ एक्वायरीज आइडेंटिफाइबल नेट एसेट। और हमने नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स में मेजर करना है, यानी कि हमने इस सवाल में गुडविल पार्शियल गुडविल मेथड के तहत अकाउंट फॉर करनी है। तो एक हमारे पास रीजनेबल सवाल है जिसमें हमारे पास रूटीन एडजस्टमेंट से पूछी गई है। मैं चाहता हूं कि पहले एक दफा सुकून से आप लोग इस सवाल को रीड करें फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। चलिए सर सॉल्व करते हैं इस सवाल को। मैंने आपके सामने इस सवाल के सॉल्यूशन का एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है। बेसिकली जो हमारी पेरेंट कंपनी है मंजिल लिमिटेड, इसकी हम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाएंगे। तो पहले मैंने आपके सामने पीएनएल के सारे लाइन आइटम्स लिख दिए हैं। फिर हमारे पास अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की चीज आ जाएंगी, हमारे पास टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ जाएगी। जो भी हमारा प्रॉफिट है उसे हम दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पेरेंट और एनसीआई। जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है उसे भी पेरेंट और एनसीआई में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसके बाद फिर जो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है इसे भी हम पेरेंट और एनसीआई में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो मैंने सवाल की जो रिक्वायरमेंट थी कि जो हमें कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट बनानी है उसका मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। अब हम चलते हैं सवाल की वर्किंग की तरफ। तो वर्किंग हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारी सब्सिडरी से, दैट इज हिम्मत लिमिटेड। सबसे पहले मैं हिम्मत लिमिटेड की गुडविल कैलकुलेट करता हूं। सर गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कि हमने हिम्मत लिमिटेड का 60% शेयर्स, हमने 60% शेयर एक्वायर किया था 1 मई 2019 पे। ये सारी इन्फॉर्मेशन सवाल से उठा रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1 पे बताया था कि हमने 1 मई 2019 पे हिम्मत लिमिटेड का 60% शेयर एक्वायर किया। हमारे पास कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट किस तरह से वर्कआउट होगी इसके लिए हमारे पास सवाल में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, यहाँ देखिएगा। पॉइंट नंबर 2 में कहता है ट्रांसफर ऑफ एमएल बिल्डिंग हैविंग अ कैरिंग वैल्यू एंड फेयर वैल्यू ऑफ 150 मिलियन एंड 226 मिलियन। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में एक तो बिल्डिंग आ जाएगा और बिल्डिंग की फेयर वैल्यू आएगी दैट इज 226 मिलियन। सेकेंडली हमने शेयर्स इशू करने हैं। पॉइंट नंबर 2 में इन्होंने कहा है issuance of 16 million shares of ML after 1 month of acquisition। एक्विजिशन डेट पे एमएल की शेयर्स की वैल्यू 30 रुपए और 1 महीने बाद शेयर्स की वैल्यू 32 रुपए। तो हमारे लिए फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन रेलिवेंट है। तो हमारे पास शेयर्स ऑफ एमएल 16 मिलियन शेयर्स हमने इशू किए और एक्विजिशन डेट पे इनकी फेयर वैल्यू मार्केट प्राइस 30 रुपए थी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 इंटू 30 480, यानी कि हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट हो गया 226 प्लस 480, तो ये आ गया 706। अब इस एडजस्टमेंट में हमारे कंसोलिडेटेड पीएनएल में क्या इंपैक्ट आएगा? देखें, जो हमने शेयर्स इशू करने हैं तो ये तो हमारी शेयर्स इशूज की ट्रांजेक्शन है, इससे हमारी इनकम स्टेटमेंट में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। लेकिन जो हमने कंसिडरेशन पे बिल्डिंग सब्सिडरी के एक्स शेयर होल्डर्स को दी, ये बिल्डिंग हमारे लिए डिस्पोज ऑफ हो गई और हम इसकी डिस्पोजल को रिकॉर्ड करते हैं फेयर वैल्यू पे। यानी कि फेयर वैल्यू और कैरिंग वैल्यू का जो गेन आया, जो कि इन्होंने बताया भी था कि हमने बिल्डिंग की डिस्पोजल को कैरिंग वैल्यू पे रिकॉर्ड किया है, जबकि फेयर वैल्यू और कैरिंग वैल्यू का जो डिफरेंशियल गेन ऑन डिस्पोजल है ये सर हम ये रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो मैं अपने पास एक सेपरेट वर्किंग दे देता हूं ताकि मेरे पास सारी चीजें वर्किंग में प्रॉपर्ली रेफर्ड आ रही हो। गेन ऑन
बिल्डिंग 226 की फेयर वैल्यू और 150 की कैरिंग अमाउंट, तो हमारे पास 76 का गेन आ जाएगा। इस 76 के गेन को मैं हाथों हाथ अपने कंसोलिडेटेड पीएनएल में प्लॉट कर देता हूँ। तो अगर हम कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट पीएनएल पर आए, अदर इनकम में मैं 76 ऐड कर देता हूँ और उसके आगे वर्किंग रेफरेंस देता हूँ, वर्किंग। वापस से आते हैं गुडविल की वर्किंग पे, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गई 706। अब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से हम लेस करेंगे फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ एचएल। हमें एचएल के नेट एसेट चाहिए एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। हमें एचएल के नेट एसेट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। नेट एसेट्स हम इनडायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू इक्विटी। तो हमारे पास एचएल का शेयर कैपिटल, पॉइंट नंबर 2 में हमें एचएल का शेयर कैपिटल गिवन था, दैट इज 600 मिलियन, तो शेयर कैपिटल आ जाएगा 600 मिलियन। फिर हमारे पास पॉइंट नंबर 3 में कुछ फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स थी, उनको भी हम देख लेंगे। लेकिन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट से पहले हमें एचएल की रिटेन अर्निंग्स चाहिए एक्विजिशन डेट पे, यानी कि 1 मई 2019 पे। अब 1 मई 2019 की जो रिटेन अर्निंग्स है वो हमें सवाल में डायरेक्टली नहीं गिवन, लेकिन इनडायरेक्टली गिवन है। देखिए इनडायरेक्टली कैसे गिवन है, अगर आप सवाल में बिल्कुल बेसिक पहली वाली इंफॉर्मेशन देखें, तो हमारे पास एचएल की 31 दिसंबर 2019 पे रिटेन अर्निंग्स अवेलेबल है 322। तो अगर मैं एचएल की रिटेन अर्निंग्स कैलकुलेट करना चाहता हूं 1 मई 2019 पे, रिटेन अर्निंग्स ऑफ एचएल ऑन 1 मई 2019, तो देखिए ये किस तरह से कैलकुलेट की जा सकती है। सर अगर हम एक रिटेन अर्निंग्स की मूवमेंट बनाएं, तो हमारे पास रिटेन अर्निंग ऑन 1 मई 2019, फिर इस 1 मई 2019 की रिटेन अर्निंग्स में हम प्रॉफिट ऐड करें 1 मई 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक का, यानी कि 1 मई से लेकर 31 मई तक, 31 दिसंबर तक। तो ये बनता है मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तकरीबन 8 महीने। 8 महीने का प्रॉफिट ऐड करें, और 8 महीने का प्रॉफिट ऐड करने के बाद जो भी डिविडेंड दिया एचएल ने वो लेस करें, तो हमारे पास रिटेन अर्निंग्स 31 दिसंबर 2019 की आ जाएगी। अब 31 दिसंबर 2019 की रिटेन अर्निंग्स हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज 322। तो ये नंबर मैं यहाँ प्लॉट कर देता हूँ कि हमारे पास 322 की रिटेन अर्निंग्स है 31 दिसंबर 2019 पे। सर डिविडेंड के हवाले से उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी थी पॉइंट नंबर 5 में। पॉइंट नंबर 5 में बताया था कि 15 अगस्त 2019 पे एचएल और केएल दोनों ने 5% का डिविडेंड दिया है। ठीक है, एचएल का शेयर कैपिटल कितना है 600 मिलियन, तो डिविडेंड हम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं 600 इंटू 5%, तो ये आ जाएगा हमारे पास 30, यानी कि इस मूवमेंट में 30 का डिविडेंड लेस हुआ होगा। अब हमें चाहिए प्रॉफिट 1 मई 19 से लेकर 31 दिसंबर 2019। लेकिन आप अगर इस सवाल को गौर करें ना, तो सब्सिडी की कोई भी एडजस्टमेंट या सब्सिडी का कोई भी गेन और लॉस ऐसा नहीं है जो किसी पर्टिकुलर डेट पे अराइज हो रहा हो। पॉइंट नंबर 7 में इन्होंने कहा था, लेकिन पॉइंट नंबर 7 का जो गेन है वो ओसीआई का गेन है और वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ हुआ। इसका मतलब है कि अब हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में जो बाकी चीजें आ रही हैं, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंस और फाइनेंस कॉस्ट, इन सबको अगर मैं एडलेस करूं, तो हमारे पास सब्सिडी का 12 महीने का प्रॉफिट आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास पूरे साल का पीएनएल है, तो हमारे पास पूरे 12 महीने का प्रॉफिट आएगा। 315 माइनस 180 माइनस 60 माइनस 12, तो हमारे पास सब्सिडी का पूरे साल का प्रॉफिट आ गया 63। हमें 8 महीनों का प्रॉफिट चाहिए, तो मैं 63 के ही प्रॉफिट को प्रोपोर्शनेट कर देता हूं इंटू 8/12। तो 63 इंटू 8/12 ये आ जाएगा 42। अब मेरे पास 8 महीनों का प्रॉफिट आ गया, डिविडेंड लेस कर दिया, क्लोजिंग रिटेन अर्निंग्स है 322। मैं बैलेंसिंग ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स कैलकुलेट कर सकता हूं। तो 322 माइनस 42 प्लस 30, ये आ गया हमारे पास 310। यानी कि 310 की रिटेन अर्निंग्स थी 1 मई 2019 पे। तो 1 मई 2019 पे मैं 310 की रिटेन अर्निंग्स प्लॉट कर देता हूं और वर्किंग को रेफर्ड कर देता हूं वर्किंग 3। इसके बाद हमारे पास सवाल में पॉइंट नंबर 3 में कुछ फेवरेबल एडजस्टमेंट थी। पहली फेवरेबल एडजस्टमेंट ये थी कि हमने सब्सिडी के पास एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था जिसकी फेयर वैल्यू कैरिंग वैल्यू से 60 मिलियन ज्यादा थी। यानी कि हमारे पास नेट एसेट्स की वर्किंग में एक फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आएगी पर्टेनिंग टू प्लांट, दैट इज ऑफ 60। इसके अलावा पॉइंट नंबर 3 के सेकंड बुलेट में कंटीजेंट एसेट का जिक्र किया गया था
अगर तो कंटिजेंट लायबिलिटी होती तो हम उसे फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लेते, लेकिन कंटिजेंट एसेट का हमें कुछ नहीं करना। तो ये हमारे पास सब्सिडी के नेट एसेट एट एक्विजिशन डेट आ जाएंगे, 600 प्लस 310 प्लस 60, तो ये आ गया हमारे पास 970। और हमने सब्सिडी को एक्वायर किया है 60%, हमने सब्सिडी का 60% एक्वायर किया था, तो मैं 970 का 60% ले लेता हूँ। तो 970 का 60% आ जाएगा हमारे पास 582। अब 706 की कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से 706 की कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से 582 की नेट एसेट एक्वायर्ड माइनस करेंगे हम, तो हमारे पास गुडविल एट एक्विजिशन आ जाएगी। तो 706 माइनस 582, ये आ गया हमारे पास 124 की गुडविल। तो ये हमने सब्सिडी की गुडविल कैलकुलेट कर ली। अब सवाल की इंफॉर्मेशन को देखते हैं कि हमारे पास सवाल की इंफॉर्मेशन में कौन कौन सी चीजें कंसोलिडेटेड पीएनएल में जाएगी। देखिए, पॉइंट नंबर 1 में हमारे पास इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स थी। पॉइंट नंबर 2 में हमारे पास कंसिडरेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ सब्सिडी था। पॉइंट नंबर 3 में हमारे पास फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है। देखिए, पॉइंट नंबर 3 में कहता है कि सब्सिडी के सारे एसेट्स की कैरिंग वैल्यू फेयर वैल्यू के बराबर है, सिवाय इन दो के। अच्छा, सेकंड पॉइंट जो है वो कंटीजेंट एसेट से पर्टेन करता है, तो इसे तो हम टोटली इग्नोर कर देंगे, क्योंकि कंटीजेंट एसेट को हम रिकॉर्ड नहीं करते। कंटीजेंट लायबिलिटी होती तो आईएफआरएस 3 में बिजनेस कॉम्बिनेशन में रिकॉर्ड हो जाती। पॉइंट नंबर 3 के पहले बुलेट में कहता है कि सब्सिडी के पास एक प्लांट है जिसकी फेयर वैल्यू कैरिंग वैल्यू से 60 मिलियन ज्यादा है। यानी कि सब्सिडी के पास जो कैरिंग वैल्यू रिकॉर्डेड है, तो सब्सिडी ने कैरिंग वैल्यू पे तो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लिया होगा। जो फेयर वैल्यू और कैरिंग वैल्यू का डिफरेंस है दैट इज 60, इस 60 के ऊपर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं किया होगा। कंसोलिडेटेड बुक्स में इस 60 के अमाउंट के ऊपर मुझे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है। और इस प्लांट की जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है वो है 8 साल। तो यानी कि 60 डिवाइडेड बाई 8 करूंगा तो मेरे पास फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के ऊपर डेप्रिसिएशन आ जाएगा। और हमने सब्सिडी को एक्वायर किया फर्स्ट में 19 पे, यानी कि हमें 8 महीनों का डेप्रिसिएशन लेना है। तो मैं अपने पास सेकंड पेज पे वर्किंग फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ऑफ एचएल प्लांट। सर 60 की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है, 8 साल की लाइफ है, तो पर ईयर डेप्रिसिएशन और 8 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो इंटू 8/12। तो ये आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 8/12। 8 महीने का डेप्रिसिएशन आ गया फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट पे 5। अब 5 रुपए से हमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है अपने कंसोलिडेटेड पीएनएल में। तो मैं अपने पास कंसोलिडेटेड पीएनएल में, चूंकि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का डेप्रिसिएशन है, तो आई गेस कि हमें इसे कॉस्ट ऑफ सेल्स में रिकॉर्ड करना चाहिए। तो मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स में 5 वर्किंग 4 के रेफरेंस से ऐड कर देता हूँ। 5 रुपए का हमने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया, कॉस्ट ऑफ सेल्स को 5 रुपए से बढ़ा दिया है। वापस आते हैं सवाल पे। तो पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 2 हो गया, पॉइंट नंबर 3 हो गया। पॉइंट नंबर 4 में कहता है कि हमने इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म किया, तो गुडविल हमारी 10% से इंपेयर है। तो गुडविल का नंबर हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, दैट इज 124। इसको अगर हम इंपेयर करें 10% से, तो ये आ जाएगा 12.4। और 12.4 की इंपेयरमेंट रिकॉर्ड करने के बाद हमारे पास गुडविल एट रिपोर्टिंग डेट, यानी कि 31 दिसंबर 2019, कंसोलिडेटेड पीएनएल में गुडविल एट रिपोर्टिंग तो नहीं आएगा, लेकिन सिर्फ ऐसे ही मैं कैलकुलेट कर लेता हूं इसे। तो ये आ जाएगी हमारे पास 111.6। अब गुडविल के ऊपर जो इंपेयरमेंट है वो हमने कंसोलिडेटेड पीएनएल में रिकॉर्ड करनी है, वो आ रही है 12.4। तो मैं अपने पास कंसोलिडेटेड पीएनएल में ऑपरेटिंग एक्सपेंस में 12.4 रेफरेंस दे देता हूँ वर्किंग वन। ये 12.4 के हमने गुडविल की इंपेयरमेंट रिकॉर्ड कर ली। इसके बाद वापस सवाल पे चलते हैं। तो पॉइंट नंबर 5 में कहता है कि 15 अगस्त 2019 पे एचएल ने 5% का डिविडेंड दिया। अभी मैं केएल की इंफॉर्मेशन को नहीं देख रहा, अभी मैं सिर्फ सब्सिडी को देख रहा हूं। तो एचएल ने 5% डिविडेंड दिया, जो कि एमएल ने एज अदर इनकम रिकॉर्ड कर लिया। यानी कि जो भी डिविडेंड सब्सिडी से मिला और एज ए इनकम रिकॉर्ड हो गया, इसे हमें कंसोलिडेटेड पीएनएल में रिवर्स करना है। तो वर्किंग 5 डिविडेंड बाय एचएल। अब देखें, एचएल का शेयर कैपिटल हमारे पास सवाल में पॉइंट नंबर 1 में अवेलेबल था 600। 600 के शेयर कैपिटल पे अगर 5% का डिविडेंड दिया गया, तो ये हमारे पास डिविडेंड का अमाउंट आ जाएगा। और एमएल के पास एचएल की 60% शेयर है, तो डिविडेंड इनकम एमएल की आ जाएगी। तो 600 का 5%, ये एचएल का टोटल डिविडेंड आ गया 30, और इसी पे मैं 60% अप्लाई करता हूँ, तो ये आ गया 18।
यानी कि 18 रुपए की डिविडेंड इनकम एमएल ने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड की हुई है। तो हम कंसोलिडेटेड पीएनएल में जो हमारे पास अदर इनकम रिकॉर्डेड है, अदर इनकम में हम कर देते हैं -18 और इसमें रेफरेंस दे देंगे वर्किंग 6। मैं रेफरेंस देख लेता हूँ, वर्किंग 6 सॉरी वर्किंग 5। तो हमने अदर इनकम में जो डिविडेंड इनकम रिकॉर्डेड है उसे हमने -18 डिविडेंड इनकम को हटा दिया। वापस आते हैं सवाल की तरफ। पॉइंट नंबर 5 में केएल का भी डिविडेंड है, लेकिन अभी मैं केएल को नहीं देख रहा। पॉइंट नंबर 6 में केएल और एमएल के दरमियान ट्रांजेक्शन है, उसे भी हम नहीं देख रहे हैं। पॉइंट नंबर 7 में कहता है कि एचएल ने 6 लाख शेयर खरीदे जेएल जज्बा लिमिटेड के, 150 रुपए के हिसाब से खरीदे, 2% की ट्रांजेक्शन कॉस्ट थी और इस शेयर्स को हमने ओसीआई मॉडल में रखना है। अच्छा, जेल का जो टोटल शेयर कैपिटल है ना वो 20 मिलियन है, और अगर हमने 20 मिलियन में से 6 लाख या 4 लाख शेयर कैपिटल एक्वायर कर लिया तो आई गेस के ये 10% भी नहीं बनता। 6 लाख और 4 लाख 1 मिलियन, और 1 मिलियन को मैं 20 मिलियन से डिवाइड करूं तो ये 5% बन रहा है। तो ये हमारी सिंपल इन्वेस्टमेंट है जिसे हम सिंपली IFRS 9 के तहत अकाउंट फॉर करेंगे। अब इसमें जो फेयर वैल्यू गेन आया है, इसे हमें सॉरी फेयर वैल्यू गेन या फेयर वैल्यू लॉस आया है, इसे हमें रिकॉर्ड करना है कंसोलिडेटेड बुक्स में। तो हमारे पास एक और वर्किंग रेफरेंस दे देता हूँ, वर्किंग रेफरेंस 6। हम एचएल के परस्पेक्टिव से देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? फेयर वैल्यू लॉस ऑन जेल। देखें, हमने इसे कब एक्वायर किया सर? हमने इसे एक्वायर किया 15 नवंबर पे। तो 15 नवंबर 2019 पे कॉस्ट आ जाएगी सर 6 लाख शेयर एक्वायर किए। चूंकि सारी नंबर्स हमारे रुपीज इन मिलियन चल रहे हैं तो मैं 0.6 मिलियन ले रहा हूँ। 6 लाख शेयर एक्वायर किए तो 0.6 मिलियन। हमने कितने के एक्वायर किए सर? 150 के, तो मल्टीप्लाई बाय 150। और हमारी ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी? 2%। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई मॉडल में हम ट्रांजेक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज करते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 1.02। ट्रांजेक्शन कॉस्ट का इम्पैक्ट देने के लिए मैं 1.02 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 0.6 मल्टीप्लाई बाय 150 इंटू 1.02, तो इस इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट आ गई 91.8। ईयर एंड पे हम इसे फेयर वैल्यू पे लेकर आएंगे। फेयर वैल्यू मार्केट प्राइस है 138। तो 31 दिसंबर 19 पे हमारे पास फेयर वैल्यू आ जाएगी 0.6 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 138। तो 0.6 मल्टीप्लाई बाय 138 ये आ जाएगा हमारे पास 82.8। अब अगर 91.8 की इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड की और उसकी फेयर वैल्यू 82.8 हो गई, तो इसका मतलब है कि हमें इस इन्वेस्टमेंट पे 9 रुपए का फेयर वैल्यू लॉस हुआ है। 9 रुपए का फेयर वैल्यू लॉस हुआ है, जो कि हमारे पास ओसीआई में रिकॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि ये फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई मॉडल में रिकॉर्ड करना था। तो इसे मैं अपने कंसोलिडेटेड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड कर देता हूँ। 9 रुपए का लॉस, वर्किंग रेफरेंस 6। तो अपने फॉर्मेट में हमारे पास अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में लॉस ऑन रीमेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज लॉस है, तो मैं इसे -9 और ये आ जाएगा वर्किंग रेफरेंस 6। ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 8 में इन्होंने बताया था कि हमने नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को प्रोपोर्शनल शेयर पे रखना है। अच्छा, मैं पहले एनसीआई का शेयर कैलकुलेट कर लेता हूं ताकि जब हम पीएनएल बनाए तो हमें एनसीआई का शेयर सिर्फ प्लॉट करना हो। देखें, अगर हम यहाँ पे वर्किंग करें शेयर ऑफ एनसीआई की, तो एनसीआई कितना है सर? हमने हिम्मत लिमिटेड का 60% शेयर एक्वायर किया है, यानी कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की जो परसेंटेज है वो है हमारे पास 40%। अब नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का शेयर हमें पीएनएल में भी कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट में भी कैलकुलेट करना है, और ओसीआई में भी कैलकुलेट करना है। देखिए, पहले तो हमारे पास जो 8 मंथ प्रॉफिट है वो कितना है सर? 8 महीनों का प्रॉफिट मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था। 63 का प्रॉफिट था पूरे साल का एचएल का। तो 8 महीनों का प्रॉफिट का मतलब है 63 मल्टीप्लाई बाई 8/12। 63 इंटू 8/12, तो ये आ गया हमारे पास 42। यानी 42 का प्रॉफिट है सब्सिडी का 8 महीनों का। अब इसमें हमें वो एडजस्टमेंट्स करनी है, इसमें हमें वो एडजस्टमेंट्स करनी है जो कि सब्सिडी से पर्टेन करती हो और जिसका इम्पैक्ट हमने एनसीए को पे लोकेट करना है। अगर आप सवाल की वर्किंग को देखें तो वर्किंग नंबर 1 में तो हमने गुडविल और गुडविल की इम्पेयरमेंट की थी, लेकिन गुडविल की इम्पेयरमेंट में प्रॉफिट से इसलिए एडजस्ट नहीं करूंगा क्योंकि ये सवाल पार्शियल गुडविल का था,
जब पार्शियल गुडविल का सवाल है तो इसका मतलब है कि गुडविल सिर्फ पेरेंट की रिकॉर्डेड है, तो जो इम्पेयरमेंट आएगी वो सिर्फ पेरेंट को एलोकेट होगी, एनसीआई को एलोकेट नहीं होगी। वर्किंग टू में हमने गेन ऑन बिल्डिंग कैलकुलेट किया था। ये वो बिल्डिंग का गेन था जो कि पेरेंट की बिल्डिंग डिस्पोजल पे रिकॉर्ड हो रहा था। पेरेंट ने सब्सिडी को एक्वायर करने के लिए बिल्डिंग ऐसा कंसिडरेशन दी थी, तो पेरेंट के पास ये गेन रिकॉर्ड हो रहा था, यानी कि सब्सिडी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। वर्किंग थ्री में हमने एचएल की रिटेन अर्निंग्स कैलकुलेट की थी। वर्किंग फोर में हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ऑफ एचएल प्लांट। हमने एचएल के प्लांट के ऊपर 5 रुपए का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया था 8 महीने का, तो ये बिल्कुल प्रॉफिट को एडजस्ट करने के लिए रेलिवेंट है। तो हमारे पास डेप्रिसिएशन ऑन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ऑफ प्लांट, चूंकि ये प्लांट एचएल का है और एचएल ने ही फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं किया, तो मैं कंसोलिडेटेड बुक्स में रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो कंसोलिडेटेड बुक्स में सब्सिडी का प्रॉफिट 5 रुपए से कम हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास वर्किंग फाइव में डिविडेंड बाय एचएल आ रहा है। अभी जो डिविडेंड एचएल ने दिया था ये एचएल के प्रॉफिट से नहीं निकला, ये एचएल की रिटेन अर्निंग से निकला है, और ये पेरेंट ने अपने पास इनकम पे तौर पर रिकॉर्ड किया था, जिसे हमने रिवर्स कर दिया। यानी कि जो डिविडेंड दिया इससे सब्सिडी के प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। और पॉइंट नंबर 6 में हमारे पास एचएल की किताबों में फेयर वैल्यू लॉस था जज्बा लिमिटेड पे 9 मिलियन। तो हमारे पास फेयर वैल्यू लॉस ऑन जज्बा लिमिटेड, दैट इज 9। तो हमारे पास एडजस्टेड प्रॉफिट और एडजस्टेड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ जाएगा एचएल का। तो 42 माइनस 5, ये आ गया 37 और 9। अब हम इसमें एनसीआई का शेयर कैलकुलेट करें, तो हमें एनसीआई का शेयर कैलकुलेट करने के लिए इन्हीं नंबर्स को 40% से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 37 इंटू 40%, ये आ गया 14.8, और 9 इंटू 40%, ये आ गया 3.6। इसे मैं प्लॉट भी कर सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन हम उसे लास्ट में प्लॉट कर लेंगे। हमने सब्सिडी का शेयर ऑफ एनसीआई प्रॉफिट और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कैलकुलेट कर ली। अब आते हैं हम अपनी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट पे। हमारे पास वर्किंग 7 इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट दैट इज केएल, और इसमें हमारी शेयर होल्डिंग है 25%। इन्होंने सवाल की पॉइंट नंबर 1 में मैं बताया था कि हमने केएल में 25% शेयर होल्डिंग एक्वायर की फर्स्ट अगस्त 2015 पे। पॉइंट नंबर 2 सब्सिडी से पर्टेन करता था, पॉइंट नंबर 3 सब्सिडी से पर्टेन करता था, पॉइंट नंबर 4 सब्सिडी से पर्टेन करता था, पॉइंट नंबर 5 केएल ने भी 5% डिविडेंड दिया है, केएल ने भी 5% डिविडेंड दिया है, जो कि एमएल ने एज अदर इनकम रिकॉर्ड किया है। तो यानी कि इसी में अगर मैं सब वर्किंग करूं, तो डिविडेंड बाय केएल, देखिए केएल का शेयर कैपिटल कितना है सर, केएल का शेयर कैपिटल पॉइंट नंबर 1 में दिया हुआ है 400 मिलियन, और केएल ने डिविडेंड कितना दिया है 5%, यानी कि 400 मिलियन का 5% डिविडेंड, और हमारा शेयर होल्डिंग कितना है 25%, तो जो भी डिविडेंड आएगा इसका 25%, 400 मिलियन इंटू 5% इंटू 25%, तो ये आ गया 5। यानी कि 5 रुपए का हमने डिविडेंड एज ए इनकम रिकॉर्ड कर लिया है बाय केएल। तो इसे भी हम रिवर्स कर देते हैं, वर्किंग 7 का रेफरेंस दे देंगे, तो अदर इनकम में -5 वर्किंग 7 से उठकर आ गई। इसके बाद वापस से इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 7 में केएल की इंफॉर्मेशन थी। पॉइंट नंबर 6 में केएल ने एमएल को एक मशीन बेची है, 60 मिलियन की मशीन 68 मिलियन में बेची है। हम इसको देखते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ जो नंबर्स अवेलेबल है, इससे आपके पास केएल का प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस अदर इनकम माइनस फाइनेंस कॉस्ट। तो 132 माइनस 97 माइनस 6 प्लस 8 माइनस 5, 132 माइनस 97 माइनस 6 प्लस 8 माइनस 5, तो ये आ गया हमारे पास 32। केएल का पूरे साल का प्रॉफिट है 32। तो हमारे पास शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम केएल, सर केएल का प्रॉफिट फॉर द ईयर है 32, इसमें शेयर ऑफ एमएल
एमएल का शेयर कितना है 25%। तो 32 का मैं 25% कर देता हूं तो ये आ गया 8। ठीक है, 8 रुपए का शेयर ऑफ एमएल आ गया है, प्रॉफिट का 25%। अब एडजस्टमेंट नंबर 6 को देखते हैं। कहता है 30 जून 19 पे यानी कि साल के दरमियान में केएल ने एमएल को एक मशीन सेल की जिसकी कैरिंग वैल्यू 60 मिलियन और फेयर वैल्यू बेची 68 मिलियन की, और मशीन की रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 5 साल है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि केएल ने एमएल को मशीन बेची है, यानी कि मशीन एमएल के पास ओवर स्टेटेड है और अनरिकॉग्नाइज लॉस केएल के पास रिकॉर्डेड है। अनरिकॉग्नाइज लॉस केएल पास रिकॉर्डेड है इस 8 रुपए के प्रॉफिट में। इससे हम लेस करेंगे अनडेप्रिशिएटेड गेन ऑन मशीन, वो मशीन जो केएल ने एमएल को बेची है। देखें, 68 की मशीन सेल की, 60 की कैरिंग वैल्यू थी, यानी कि 8 रुपए का गेन आ गया। 68 की कैरिंग बेची, 60 की मशीन की कैरिंग वैल्यू थी, तो 8 रुपए का गेन। लाइफ कितनी थी सर? लाइफ थी इसकी 5 साल। और कब बेची है? 30 जून 19 पे। यानी कि इसे मैं डिवाइड करूं 5 से, मल्टीप्लाई कर दूं 4.5 से, या यूं कर लें भाई, अगर डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 8 रुपए का जो गेन है वो 5 सालों में डेप्रिशिएट हो जाएगा, और अभी 6 महीने गुजर चुके, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन और गेन रियलाइज हो गया। 4.5 साल का जो गेन है वो अभी भी अनडेप्रिशिएटेड गेन है। तो ये हमारे पास गेन में से अनडेप्रिशिएटेड पोर्शन आ गया, और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 25% से, क्योंकि हम सिर्फ उतना ही गेन कंसिडर करेंगे या उतना ही गेन रिवर्स करेंगे जो कि एमएल का शेयर है। तो यह आ जाएगा 68 माइनस 60, 8 रुपए, मल्टीप्लाई बाय 4.5 डिवाइड बाय 5, तो अनडेप्रिशिएटेड गेन आ गया 7.2, और इस पे 25% करेंगे तो यह आ जाएगा 1.8। तो मैं 8 रुपए के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से 1.8 माइनस करता हूं, तो हमारे पास शेयर ऑफ प्रॉफिट का एडजस्टेड नंबर आ जाएगा, दैट इज 8 माइनस 1.8, तो ये आ गया 6.2। ठीक है, इसके बाद पॉइंट नंबर 7 में केएल ने भी 4 लाख शेयर एक्वायर किए थे जज्बा लिमिटेड के, तो केएल के पास भी कुछ अदर कॉम्प्रेसिव इनकम आ रही है। इसे हम सेपरेट वर्किंग में कर लेते हैं कि वर्किंग कौन सी होगी, वर्किंग 8। केएल की किताबों में फेयर वैल्यू लॉस ऑन जज्बा लिमिटेड कब एक्वायर किया था इस इन्वेस्टमेंट को? 15 नवंबर पे। तो 15 नवंबर 2019 पे कॉस्ट आ जाएगी, 4 लाख शेयर एक्वायर किए केएल ने, जज्बा के 4 लाख शेयर एक्वायर किए 150 के हिसाब से और 2% की ट्रांजेक्शन कॉस्ट, तो 4 लाख इंटू 150 इंटू 1.02, तो यह आ जाएगा 0.4 इंटू 150 इंटू 1.02, तो कॉस्ट आ गई 4 लाख शेयर की 61.2। और 31 दिसंबर 19 पे हमारे पास फेयर वैल्यू अवेलेबल है। फेयर वैल्यू कितनी है? 138, तो 0.4 इंटू 138, यह आ गया 0.4 इंटू 138, 55.2। तो ये हमारे पास आ गया फेयर वैल्यू लॉस, जो कि केएल की ओसीआई में रिकॉर्ड होगा। 61.2 माइनस 55.2, तो ये आ गया 6 रुपए का फेयर वैल्यू लॉस। 6 रुपए का फेयर वैल्यू लॉस नहीं, हमें शेयर ऑफ एमएल कैलकुलेट करना है कि एमएल का इसमें शेयर कितना है, 25%। तो 6 रुपए का 25% हम करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5। अब मैं जज्बा लिमिटेड की चीजों को प्लॉट करता हूं। जज्बा लिमिटेड से हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट है 6.2 और शेयर ऑफ अदर कॉम्प्रेसिव इनकम में 1.5 का लॉस। तो अगर हम अपने कंसोलिडेटेड पीएनएल में चलें तो हमारे पास कंसोलिडेटेड पीएनएल में शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा वर्किंग 7, 6.2, और अदर कॉम्प्रेसिव इनकम में शेयर ऑफ ओसीआई फ्रॉम एसोसिएट आ जाएगा वर्किंग 8, 1.5। अब हमने सारी वर्किंग्स कर ली और सारी वर्किंग से जो रेलेवेंट नंबर थे वो यहाँ प्लॉट कर दिए। अब हमें बाकी नंबर्स कंसोलिडेटेड पीएनएल के लिए प्लॉट करना है। देखिए, हम एसोसिएट का तो पीएनएल कंसोलिडेट नहीं करेंगे, हम केएल का तो पीएनएल कंसोलिडेट नहीं करेंगे, हम पीएनएल किसका कंसोलिडेट करेंगे? एमएल और एचएल का।
लेकिन एचएल को भी आपने एक्वायर किया है 1 मई 2019 पे, यानी कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 महीनों का पीनल कंसोलिडेट होगा। तो 800 और 315, तो सेल्स हमारे पास आ जाएगी 800 प्लस 315 इंटू 8/12। कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारे पास आ जाएगी 540 और 180, तो 540 प्लस 180 इंटू 8/12, ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग आ जाएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस 114 और 60, तो 114 प्लस 60 इंटू 8/12। अदर इनकम हमारे पास सिर्फ पेरेंट की है 41 प्लस 41, इसमें जो एडजस्टमेंट थी वो मैं पहले ही प्लॉट कर चुका हूँ। फाइनेंस कॉस्ट हमारे पास है 20 और 12, तो 20 और 12 इंटू 8/12। तो ये मैंने सारे वर्किंग्स यहाँ पे लिख दी है, बस अब मैं इनकी टोटल वगैरह कर लेता हूँ। तो हमारे पास कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आ गया है 250.8 का। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में हमारे पास 9 रुपए का लॉस था सब्सिडी से जो आया था, और शेयर ऑफ ओसीआई फ्रॉम एसोसिएट था 1.5, तो ये हो जाएगा 10.5। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हमारे पास आ जाएगी, नेट प्रॉफिट है हमारे पास 250.8 और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में है हमारे पास 10.5 का लॉस, तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हमारे पास आ जाएगी 240.3। इसके बाद हमें नेट प्रॉफिट, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन द पेरेंट एंड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो प्रॉफिट था हमारे पास 250.8, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है हमारे पास 10.5 का लॉस, और टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है हमारे पास 240.3। अब प्रॉफिट और ओसीआई में एनसीए के हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है 114.8 और 3.6, तो 14.8 और नेगेटिव 3.6। तो मैं बैलेंसिंग पेरेंट का शेयर कैलकुलेट कर लेता हूं, तो ये आ जाएगा 250.8 माइनस 14.8, 236, नेगेटिव 10.5 प्लस 3.6, तो ये आ जाएगा 6.9। अब जब हमारे पास प्रॉफिट और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पेरेंट और एनसीए में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो पेरेंट और एनसीए की हम टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। 236 माइनस 6.9, तो ये आ गया हमारे पास 229.1, और 14.8 माइनस 3.6, तो ये आ गया 11.2, और इन दोनों का टोटल 229.1 प्लस 11.2, ये हमारे पास 240.3 बन रहा है। तो यहाँ तक हमारा ये सवाल कंप्लीट हुआ जाता है। आई होप कि मैं सारी चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।